नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाले हैं, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और आप साथ ही में सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसके लिए मैंने 2019 का ऑलरेडी पेपर सॉल्व करा के अपलोड कर दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर डेली बेसिस पे सॉल्व कराऊंगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो 2018 वर्ष में गणित का प्रश्न पत्र पूछा गया था उसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपको एक बार चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, 2018 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था पहला, वह करनी पर आधारित था। दोस्तों, करनी पर एक प्रश्न अवश्य आता है। लगभग 2019 में भी पहला प्रश्न था वो करनी पे ही था। तो करनी की आप वीडियो ज़रूर देखें। वो डीएलएड 4 सेमेस्टर में है, लेकिन फिर भी आपसे थर्ड सेमेस्टर में भी पूछ लिया जाता है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको करनी का एक पूरा चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप जाके अवश्य देखें। तो देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, x की घात -6 डिवाइडेड बाई x की घात -7। तो दोस्तों, करनी का यह नियम होता है या घातांक का यह नियम होता है कि अगर आधार सेम है और बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो जो इसके घात हैं वो आपस में घटा दिए जाते हैं, यानी सब्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो -6 में से हम -7 को घटा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 + 7, यानी जो घात आ जाएगी वो +1 आ जाएगी, और जो हमारा आधार था वो x ही रहेगा। तो x की घात 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न हो गया और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी जैसा कि 18 में पूछा गया है गुणनखंड से, वैसे ही 19 में भी गुणनखंड से ही पूछा गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पेपर बनता कैसे है, किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप गुणनखंड भी अवश्य देख के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो आप यहाँ अंश में देख रहे होंगे x की घात 2 -4 लिखा है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का वर्ग, यानी x² - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, x + 2 का वर्ग पहले से लिखा है, 2 घात लगी है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा अंश है उसमें आप देख रहे होंगे a² - b² का प्रमेय लग रहा है। तो हम इसी के आधार पर इसको तोड़ लेंगे। जो प्रमेय होता है इसमें a² - b² हो जाता है a - b a + b। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x - 2 और x + 2। और आप देख पा रहे होंगे हर में हमारे पास पहले से ही x + 2 उपस्थित है, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो x + 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा बचा हुआ हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी न्यूनतम रूप हो जाएगा। तो जो प्रश्न 2 है उसका उत्तर हो जाएगा b, x - 2 बटे x + 2। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। दोस्तों, घन के बस कोर यानी भुजा की संख्या पूछ रहा है, उसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो 4 सेंटीमीटर की भुजा है या फिर 5 सेंटीमीटर की है। भुजा तो उतनी ही रहेंगी ना, क्योंकि वो जैसे स्क्वायर है तो उसमें 4 ही भुजा होती है, चाहे कितना भी हो, ये 8 हो, ये भी 8 हो या फिर 9 हो, लेकिन होंगी तो 4 ही, क्योंकि वो वर्ग है। तो उसी प्रकार से घन है तो इसमें हमेशा 12 होती हैं। इसको आप या तो डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं या फिर 4 × 3 यानी 12 आपका कोरों की संख्या आ जाएगी। या फिर इसको आप गिनेंगे भी तो आपके जो कोर आएंगे यानी जो भुजा आएगी वो 12 आएगी। तो दोस्तों, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है लॉग का। दोस्तों, लॉग 169 टू द बेस 13 लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, 169 को हमको इस प्रकार ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा कि बेस के रूप में वो ब्रेक हो जाए, यानी 13 के रूप में ब्रेक हो जाए। तो 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 13 यानी 13 की घात 2। तो हो जाएगा हमारा लॉग 13 की घात 2 टू द बेस 13। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, लॉग m की पावर n अगर होता है तो n सामने आ जाता है, log m एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यही होगा यहाँ भी, 2 जो होगा वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 × log
13 टू द बेस 13। अब आपने एक और प्रमेय पढ़ा होगा, अगर log a टू द बेस a है तो 1 हो जाता है, तो यह भी 1 हो जाएगा यह पूरा, और 2 गुणे 1 यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन जो डी है यानी द है वो 2 दिया हुआ है, तो चौथे प्रश्न का डी उत्तर हो जाएगा। अब हम आज का अपना 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो दोस्तों यह हमारा पूरा वृत्त है, यानी पूरा एक गोला है, जिसमें कह रहा है कि आधे वृत्त यानी ये जो आधा वृत्त है ये इसका सेंटर हो गया, इसमें जो आधा वृत्त है उसमें जो कोण बनता है उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों यह एक प्रमेय होता है कि जो आर्क से यानी जो यहाँ से सर्कल पे जो 2 बिंदु से अगर सेंटर पे जो कोण बनता है, जैसे यहाँ पे आपको पता है स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा, उसका आधा बनता है उसी आर्क से, यानी यही सेम पॉइंट से अगर वो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाता है तो इसका 90 हो जाएगा 180 का आधा, यानी जो 5वां प्रश्न है उसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं, जो एक ही मार्क्स के तो हैं लेकिन आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है 5 की घात 3 बराबर 125 को लॉग के रूप में परिवर्तित कीजिए या लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी ये लिखा होता है आप देख रहे होंगे 5 की घात 3 बराबर 125 लिखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को आपस में चेंज करना होता है। क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, log 125 बराबर 3, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे और 5 वैसे ही रहेगा, जहाँ 5 था वो वहीं रहेगा, बस उसके बेस में आ जाता है, इन दोनों को बदल दिया जाता है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं, जैसे कि 5 का क्यूब आपको पता होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होता है, यानी LHS RHS के बराबर है, बाईं तरफ दाईं तरफ के बराबर है। ऐसे ही अगर आप लॉग में लिखते हैं तो भी आपका बराबर आना चाहिए, जैसे कि आप लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 की घात 3 बराबर 3 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 3 बाहर आ जाएगा। अभी मैंने आपको प्रमेय बताया log m की पावर n, जिससे n बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। फिर हो जाएगा log m टू द बेस log 5 टू द बेस 5 बराबर 3। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, log a टू द बेस a होता है तो यह 1 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 1 बराबर, यहाँ 3 दिया हुआ है RHS में, तो अब क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से भी आपका LHS बराबर RHS आना चाहिए। आप इससे चेक कर सकते हैं, बाकी आपको ये लिखना नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूरत पड़ने पर चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या गलत। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, रेखांकित या बियरर चेक में अंतर बताइए। तो दोस्तों बियरर चेक 2019 के प्रश्न पेपर में भी मैंने बताया था, वहाँ वाहक चेक के नाम से पूछा गया था, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में बियरर कहते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का चेक होता है जिसपे जो चेक का धारक होता है वह बस यहाँ अपना सिग्नेचर कर देता है, उसके बाद कोई भी पैसे विड्रॉ करा सकता है, यानी कोई भी एक बियरर होगा जो चेक लेके जाएगा और बैंक से पैसे विड्रॉ करा सकता है, या फिर इसमें अंतर ये होता है कि यह कोई भी लेके जा सकता है और वहीं जो कैश काउंटर होता है वहाँ से कैश प्राप्त कर सकता है। वहीं रेखांकित चेक जो होता है वो भी इसी प्रकार का चेक है, पर यहाँ ऊपर रेखांकित किया गया होता है, जिसके द्वारा आप डायरेक्ट चेक से कैश प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो इस रेखांकित के अंतर्गत लिखा होगा उसके आधार पर आपको बैंक से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यही दोस्तों इसका अंतर हो गया बियरर चेक और रेखांकित चेक में। यही मुख्य अंतर होता है कि यहाँ पे रेखांकित किया गया होता है और यह थोड़ा रिस्की होता है, कहीं गिर गया तो कोई भी उठाकर जाकर कैश प्राप्त कर सकता है, पर यहाँ पे रेखांकित के अंतर कुछ भी लिखा रहता है, उसी के आधार पर यह चेक कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, जो है 8,x, व 18 समानुपात में हो तो 18 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी समानुपात में 4 संख्याएं
दी हुई होती हैं तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं 8:x समानुपात x अनुपात 18। अब क्या हो जाता है दोस्तों, या तो आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं इस प्रकार, समानुपात बराबर के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां में x के साथ मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा और 8 का गुणा कर देंगे 18 के साथ तो आ जाएगा 144। और इस साइड वर्ग है तो दूसरी साइड जाकर वो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12। या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मध्य वर्ग होते हैं या जो मध्य में होते हैं उनका आपस में गुणा कर दें तो भी x² आ जाएगा, और जो बाहर होते हैं उनका आपस में गुणा कर दें तो 18 गुणे 8 यानी 144 आ जाएगा। फिर इधर स्क्वायर है, वर्ग हो रहा है तो इधर इसको भेजेंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा या वर्गमूल हो जाएगा तो यह 12 हो जाएगा x की वैल्यू। तो आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 8वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करना हो डिसलाइक कीजिए, पर नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको क्यों समझ में नहीं आया। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। दोस्तों आपको एक वृत्त बनाना है, पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। तो दोस्तों क्या करना है, इस पे आप कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद जो आपने वृत्त बनाया उसके सेंटर से रेडियस बना दीजिए। उसके बाद आपको अपना प्रकार लेना है, उसको कुछ सेट कर लेना। उसके बाद चाप लगाना है और यहाँ प्रकार को रख के पेंसिल से ऐसे चाप लगाएंगे। फिर बिना बदले यहाँ पे रख के प्रकार को यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ चाप लगाएंगे, फिर इन दोनों चाप से एक मध्य में चाप लगाएंगे और उसी लाइन को सीधे खींच देंगे। यही हमारा हो गया स्पर्श रेखा, जिसे आप बाद में यह भी लिख सकते हैं कि जो वृत्त है उसका केंद्र O है और जो हमारा स्पर्श बिंदु है वो P है, और जो रेखा है उसका नाम दे सकते हैं QR। तो हमारी जो रेखा हो जाएगी वो QR हो जाएगी। तो दोस्तों 9वां प्रश्न भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 10वां। समुच्चय A 2 3 5 दिया हुआ है और B 5 7 3 दिया हुआ है। बाद में आपसे A - B पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर A - B पूछ रहा है यानी आपको ऐसा नंबर इसमें से ढूंढना है जो B में ना हो। यानी जैसे 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 कट जाएगा, 5 है तो 5 भी हट जाएगा। उसके बाद जो हमारा A में अवयव बच जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी A - B बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं अगर B - A पूछा होता तो जो B में बच रहा है उसे हम लिखते हैं, लेकिन जो A - B जो आगे है A - B उसके आधार पर A में जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम लिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, जिसको सरल करना है। तो दोस्तों जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कुछ आपस में कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं 7 दूनी 14, फिर यहाँ 3 चौके 12, 3 नवा 27। अब क्या आया दोस्तों, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है और गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर बटे में सिर्फ 9 बचा है हमारा। और फिर यहाँ दोस्तों देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं, तो 9 बचे 45, फिर 8 दूनी 16, यानी अंश में तो कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा। हर में हमारा क्या बचा 5 दूनी 10, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, एक ही सिंगल माइनस है जो माइनस के साथ गुणा होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा 90, 9 था 90 हो गया, यानी 10 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 10 से गुणा होगा, यानी 8 10 में 80। 10 था 90 हो गया एलसीएम, यानी 9 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 9 से गुणा हो जाएगा, यानी 1 9 जा 9। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 89, यानी 89 बटे 90। तो दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे सारे प्रश्न एक एक नंबर के जो आपसे पूछे गए थे।
तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं अपना लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आप स्टेप वाइज कीजिएगा ताकि आपकी एक भी नंबर या आधे भी नंबर ना कटे। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यानी जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, आप किस प्रकार से उसको प्राप्त करते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है केवल। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में, यानी जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसका मतलब क्या है, या जो उसमें अंक हैं या जो उसमें ABCD है जो भी है उसका क्या मतलब है वो भी लिखिएगा। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की घात T। अब यहाँ हम ये भी लिख देंगे बाद में कि A जो है वो हमारा मिश्र धन है, P जो है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन है, A यानी अंग्रेजी भाषा में अमाउंट है, ठीक है, R जो है वो रेट है या फिर दर है, और T जो है वो समय है या फिर टाइम है। इसको आपको यहाँ पे लिख देना होगा जिससे आपको 2 में से 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब 13वां प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको गुणनफल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गुणनफल इस प्रकार करते होंगे आप कि जो x² है वो सबसे पहले लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सबसे बाद में लिखा हुआ है। तो हम इसको अपने हिसाब से बदल लेते हैं। पहले हम x² को लिखते हैं, फिर x⁻1 जहाँ लिखा है उसको लिखते हैं, फिर बिना x वाले टर्म को लिखते हैं। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। फिर हमारा आ जाएगा x² + 5x - 14। अब दोस्तों क्या करते हैं, जो यहाँ पे बिना x वाला टर्म है उसको x² के कोफिशिएंट अगर कुछ दिया हुआ है यहाँ पे तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 दिया हुआ है तो 14 एकम में 14 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 14 ही आया। उसके बाद हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 7 = 14, 1 × 7 = 7, यानी जो इसके फैक्टर आए 7 और 2 आए। फिर क्या करना होता है, जो बिना x वाला टर्म होता है उसके आगे का साइन देखते हैं। अगर माइनस लिखा है तो इन दोनों फैक्टरों के साथ माइनस के साथ कुछ ऐसा कीजिए कि 5 आ जाए। तो हम 7 में से 2 घटा देते हैं तो मिडिल टर्म 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बाहर रहने देते हैं। फिर x² 5 की जगह क्या हो जाएगा 7 - 2 x - 14। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, x² यहाँ पे गुणा कर देंगे तो x 7 आ जाएगा, तो 7x - 2x - 14। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ x² है यहाँ x है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं तो x + 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेंगे ही, 2 है और 14 है जो 2 के पहाड़े में आता है तो 2 भी कॉमन लेंगे। तो क्या आ जाएगा x + 7 आ जाएगा। यहाँ भी अब क्या होगा, यहाँ भी x + 7 आ रहा है, यहाँ भी x + 7 आ रहा है, तो x + 7 हम लिख देंगे या कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2। तो यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस, और फिर बड़े ब्रैकेट में, फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट में x + 7, फिर दूसरे ब्रैकेट में x - 2 और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 14। किसी वृत्त के केंद्र से, दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं जिसके केंद्र से, यह हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा यानी कॉर्ड, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा स्थित है, ये हमारा कॉर्ड स्थित है, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी ये जो हमारा कॉर्ड है या जीवा है ये 24 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको एक प्रमेय पता होगा कि अगर केंद्र से जीवा पे लंबवत पड़ता है तो यहाँ पे 90 डिग्री और इसको 2 बराबर भुजाओं में विभाजित करता है। तो अगर 24 दिया है तो यह हमारा 12 हो जाएगा, यह भी 12 हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच देंगे और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे जिससे हमारा रेडियस ज्ञात हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं O हो गया, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, फिर यहाँ C मान लेते हैं। तो जो कर्ण होता है यानी OA² बराबर जो लंब हो गया, लंब जैसे OB² प्लस
AB²। यहाँ से हम अपना रेडियस निकाल लेंगे वैल्यूज़ पुट करके। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, OB क्या है 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे, यानी 5 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर AB का भी वर्ग कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, जिसको जोड़ने के बाद 169 आ जाएगा। और यहाँ पे वर्ग है तो हम उसको दूसरी साइड भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी जो हमारी रेडियस आ गई वो 13 आ गई। अब हम प्रश्न में आगे देखते हैं। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक और जीवा दी हुई है इसी में जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यानी ये 12 दिया हुआ है और हम पहले ही रेडियस निकाल चुके हैं। रेडियस कहीं भी हो वो सेम होगी, तो ये 13 हो जाएगा। यानी हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, 13 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, तो हम तीसरी चीज़ निकाल लेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे हम मान लेते हैं P हो गया और Q हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ R मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा OP जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा और जो OQ हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। OP हमारा OP है वो 13 हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है, बराबर जो ये दिया हुआ था। इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं, यानी ये 12 दिया हुआ था तो 12 का वर्ग, और जो हमें एक चीज़ कॉर्ड की लंबाई का ये हिस्सा निकालना है उससे हम कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये प्लस x² हो जाएगा। OP क्या हुआ दिया हुआ है दोस्तों 13 दिया हुआ है, तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, और हमारा जो कॉर्ड का आधा हिस्सा है वो ऐसे ही रखा रहेगा। फिर हम इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 169 में से 144 को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, यानी x² हमारा 25 आ गया। तो x क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, यानी जो आधा कॉर्ड आ गया वो 5 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि यह आधा कॉर्ड है, यानी आधा जीवा है, तो पूरा जीवा निकालने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जो हमारा कॉर्ड पूछ रहा है या जीवा पूछ रहा है वो आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 14 प्रश्न नंबर भी आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं आज का 15वां क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि यह कोई घन है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, भुजा के दो, यानी इसकी जो भुजा है वो 10 है, यह भी 10 है, सब कुछ 10-10 दिया हुआ है। और एक और घन है इसका भी सब कुछ 10-10 दिया हुआ है। इन दोनों को जब हम आपस में सटा देते हैं या जोड़ देते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद इस प्रकार यह बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार यह एक हिस्सा है, यह वाला, यह दूसरा हिस्सा, यह एक हिस्सा है, एक यह हिस्सा है। तो आपको पता है जो पहला हिस्सा था उसमें 10 दिया हुआ था इसकी भुजा, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 भुजा हो जाएगी, यानी जो इसका लंब हो जाएगा तो 10 + 10 जोड़ के 20 हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि ये तो एज इट इज़ वैसे ही रखा हुआ है ना। तो ये तो 10 था, 10 ही है, और इसकी जो हाइट है वो भी 10 रहेगी, जो चौड़ाई है वो भी 10 रहेगी। तो बस हमको यहाँ से यही पता करना था। तो अब हमारे पास क्या आ गया, जो लेंथ है, जो नया घनाभ बनाया उसका लेंथ हो गया हमारा 20, जो ब्रेथ हो गया वो हो गया 10, और जो हाइट हो गई वो भी हो गई 10। अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जो होता है, पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + BH + HL। हम इस पे इसी प्रकार रख देंगे। तो 2L क्या है 20, B क्या है 10, तो 20 × 10 यानी 200 + BH, B यानी 10, H यानी 10, तो 10 दहा में 100। फिर H और L, H है 10 और यहाँ पे L है 20, तो 10 × 20 कर देंगे तो यह भी 200 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 + 200 400 + 100 500, और बाहर क्या दिया हुआ है 2, तो 2 × 500,
तो आ जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट भी कीजिएगा, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपके एक भी मार्क्स कटे नहीं, पूरे में पूरे मार्क्स आएँ। अगला प्रश्न है 16। साधारण ब्याज की दर से 2500 2 वर्ष 6 माह में 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आपका दिया हुआ है, जो इसमें साधारण ब्याज की बात कर रहा है उसके साथ दिया हुआ है जो आपका 2500 था, इतने समय में इतनी रेट से उसका ब्याज तो ज्ञात कीजिए ही, साथ में मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यह हमारा शुरुआत का धन है, यानी यह मूल धन है, तो P हो गया। फिर ये हमारा रेट हो गया, जो हमारा रेट दिया हुआ है ये रेट हो गया, और साथ में जो टाइम दिया हुआ है दोस्तों वह 2 वर्ष 6 माह दिया हुआ है, यानी 2.5 वर्ष दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 + 1 5/2। अब इसको हम फॉर्मूले पे पूरा रख देंगे तो हो जाएगा SI = क्या होता है दोस्तों, PRT बटे में 100। P क्या है हमारा 2500, R क्या है दोस्तों, R जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है वो परसेंट में होती है, जो दी हुई है 6 गुणे जो हमारा टाइम दिया है दोस्तों, इसे हमने ज्ञात किया 5/2, तो 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा गुणे 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूले में ये 100 होता है, उसके बाद 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हम इसे गुणा कर लेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 को हम जब 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 375, यानी जो हमारे ब्याज की बात कर रहा था ब्याज आ गई 375। इतने रुपए थे हमारे पास, इतना हमने ब्याज के रूप में प्राप्त कर लिया, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो हमारा मिश्र धन है यानी अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, अमाउंट बराबर जो हमारा मूलधन था प्लस जो हमने ब्याज उस मूलधन पे प्राप्त किया, इसे हम जोड़ लेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा हमारा 2875। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मिश्र धन निकालने की क्रिया जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न, जो सेकंड लास्ट है पेपर का प्रश्न, जो मीन मीडियन मॉड से पूछा गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें आंकड़े दिए हुए हैं, तो जब इस प्रकार के आंकड़े दिए हुए होते हैं तो जो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगता है उसके आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य इतना है, यानी आपको समांतर माध्य दिया हुआ है हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। K कहाँ है दोस्तों, इसमें इन्होंने K दे रखा है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार के आंकड़े दिए हुए होते हैं तो समांतर माध्य हम किस प्रकार निकालते हैं, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होगा। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे में n या फिर सिग्मा f। यह दोस्तों कैसे आएगा, जो हमारे पद होते हैं वो x होता है, ठीक है, जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है वो f है, यानी जो f है उसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो हर है वो आ जाएगा। लेकिन जो हमारा अंश है वो कैसे आएगा, पहले इन दोनों को हम गुणा करेंगे यानी fx करेंगे, फिर गुणा करने के बाद जो आता है उसको हम जोड़ लेंगे। तो गुणा करते हैं, यह 3 कॉमन कॉलम बन जाएगा। इसके बाद हम गुणा करके उसी के सामने उस कॉलम में लिख लेंगे। आप वर्टिकली बना लीजिएगा, मुझे फिर से बनाना पड़ता इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल ही रखा है इसे। पहले क्या करेंगे, पहला बॉक्स है 5 6, तो गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 4 को गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर 25 3 को गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, 25 3 75। फिर 35 को K के साथ गुणा करेंगे तो 35 K आ जाएगा। फिर 45 दूनी 90, ये हमारा fx आ गया। लेकिन हमें फॉर्मूले में सिग्मा fx चाहिए। सिग्मा यानी सम ऑफ समेसन होता है, यानी जो ये आया इसको हम यहाँ जोड़ के लिख देंगे। तो इस सबको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 235।
इसको तो हम जोड़ नहीं सकते, तो हम ऐसे ही लिख देंगे 235 प्लस 35 के। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ क्या आ गया दोस्तों, यानी हम इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, इन सबको जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, यानी 15 प्लस के। और यहाँ पे हमें ये जो हमने लिखा था समांतर माध्य, यह दिया हुआ है 21.5। अब हम इसे आपस में सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। फिर ये जो हर है वो अंश के साथ गुणा हो जाएगा, जो इधर हर है वो दूसरी साइड के अंश से गुणा हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21.5 का गुणा हो जाएगा 15 प्लस के से, और दूसरी तरफ हमारा गुणा हो जाएगा, एक तरफ तो 1 था तो 1 का गुणा करने से कोई चेंज तो होगा नहीं, तो उसकी तरफ एज इट इज़ हम लिख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक पहले हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 21 पहले इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, तो 21.5 का जब 15 के साथ गुणा करेंगे तो 3 2 2 5, एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो एक संख्या के बाद दशमलव, फिर इस संख्या का इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस में 21.5 के आ जाएगा, 21.5 के आ गया दोस्तों। अब इस तरफ हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या आ गया, कुछ टर्म हैं वो के टर्म में हैं, कुछ हैं जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर हैं, उनको हम सॉल्व कर लेंगे एक साइड ले जाके। तो हम 235 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा 235 जो है वो इसमें से हम घटा देंगे 322.5 में से, क्योंकि 322.5 बड़ा है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, के वाले टर्म को लिखेंगे। जैसे आप x को सॉल्व करते होंगे कि एक तरफ x लिख देते हैं, दूसरी तरफ जो नंबर होता है, उसी प्रकार यहाँ भी करना है। 21.5 के अब हम घटा देंगे, तो जो 322.5 में से 235 घटाएंगे तो जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 67.5, और यहाँ आ जाएगा 13.5 के। अब देख रहे होंगे दोस्तों, के की वैल्यू निकालनी है तो के को हम इधर ही रखते हैं, बाकी जो नंबर के के साथ गुणा हो रहा है उसको रखेंगे और बाकी संख्या को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो जो गुणा हो रहा होगा के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए तो हट जाएगा, इधर भी हट जाएगा आपस में। अब इसको इससे भाग कर देंगे तो जो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं जो 2 नंबर का ही है। चित्र ओ में, चित्र यानी जो सर्कल दिया हुआ है इसका जो सेंटर ओ है वो वृत्त का केंद्र है। साथ ही में आपको यह एक एंगल 15 दिया हुआ है, ओ बी सी दिया हुआ है 15, ओ बी सी यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यह हिस्सा 15 दिया हुआ है सर्कल का, ठीक है। हो तो बी ए सी दोस्तों कहाँ है, बी ए सी यानी यह ज्ञात करना है, तथा बी ई सी भी, यह भी ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें यह दिया हुआ है, जो इसके जो केंद्र है वहाँ से जो रेडियस बनी हुई है वो दी, उसके बाद जो यहाँ पे चाप बना है उसके बीच का कोण 15 दिया हुआ है। तो दोस्तों पता है आपको यह एक रेडियस है, यह भी एक रेडियस है, एक प्रमेय होता है। साथ ही में आप लिखते रहिएगा क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको प्रमेय लिखना होगा साइड में। तो आप प्रमेय लिखिएगा कि जब 2 साइड्स किसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 15 है तो इस साइड भी 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी यह आ गया हमारा 15, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, यह एक ट्रायंगल है तो अगर यह 15 है, यह भी 15 है, तो क्या हो गया, 15 15 30 हो गया। और एक ट्रायंगल का टोटल सम क्या होता है, 180। तो हम इसको 180 में से 30 घटा देंगे तो जो हमारा यह एंगल बनेगा वो हमारा आ जाएगा 150, ठीक है दोस्तों। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपको क्या लिखना है कि अगर केंद्र से सेम आर्क पे, सेम आर्क के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं सेम पॉइंट के साथ अगर जो एंगल बन रहा है केंद्र पे, क्या बन रहा है 150, तो उसका आधा बनता है उसी पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे, ये भी आपको लिखना होगा। तो 150 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों,
150 का हम आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे, तो 2 साते 14, ठीक है, 2 पाँचे 10, तो ये क्या आ गया दोस्तों, 75 आ गया, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यह एक सर्कल है जिसमें यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 आता है। तो यह अगर 75 है तो यह क्या होगा कि इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो 180 में से हम 75 को घटा देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 105 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया जो एंगल ई है वो 105 है और जो एंगल ए है वो 75 है। तो दोस्तों सारे प्रश्न हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको यह प्रश्न नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करूंगा और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अलग कॉन्सेप्ट में। साथ ही में अगर आपको सारे समझ में आ गए होंगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।